सभी के लिए होने वाला है। जैसा मैं सभी ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप जो है अपने सभी ग्रुप्स में इस चीज को शेयर करो। आप अपने स्टडी ग्रुप्स में जो भी बच्चे हैं आपसे जुड़े हुए, उनको शेयर कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं, जिन्हें तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है, वो भाग ले पाएंगे। समझ में आ गया आपको? यस। अब आप कहोगे सर 10,000 क्वेश्चन कितने दिनों में होगा? देखो भैया, सीधी सी बात यह है कि ये 10,000 क्वेश्चन के लिए आपको लगातार कंटिन्यूटी बना करके रखना होगा। ठीक है ना? एलएलबी हो या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इन सब में अपना आपको प्रतिभा दिखाना होगा। 10,000 क्वेश्चन कोई मामूली बात तो है नहीं, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलोगे। और पहला सवाल है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहते हैं? आप कृष्ण यहां सेल्फ प्लॉड सॉइल को कहेंगे। कौन सी मिट्टी है जो सेल्फ प्लॉड सॉइल है? बताइए, जिसे खुद से मतलब अगर हम देखें तो उसे बार बार प्लॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जल्दी से बताइएगा, क्योंकि 10,000 का टारगेट है, तो इतनी स्लो करोगे तो नहीं होगा। फटाफट से करना है सभी बच्चों को, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताइएगा। क्या सभी को ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है? ये पीडीएफ आपको कौन कौन सा चीज मैं इसमें पढ़ाऊंगा ये भी दिखा देता हूं। आपको बड़ा आनंद आने वाला है। कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब रहने वाला है। आप देखते जाओ, सारे इसमें अवेलेबल हैं, है ना? सारे चैप्टर अवेलेबल है। सो अभी हम लोग स्टैटिक जी के सुबह ही कंप्लीट किए हैं ना, तो आपको बताते जाना इसको। जल्दी बताओ कौन सा बच्चा इसकी जवाब दे रहा है। भारत की मिट्टी मालूम है ना कितना इंपॉर्टेंट है? भारत की मिट्टी के लिए ही तो लड़ाई चल रही है भाई। चल रहा है ना? कोई है ऐसा बच्चा? नहीं। किसने पहला आंसर किया, मैटर ये करता है। किसने पहली झापड़ मारा ये मैटर करता है ना जी? आप देखते हो ना, किसने पहला थप्पड़ मारा। अब आपको मैं समझाऊंगा काली कपासी मिट्टी क्या होता है। कृष्ण मिट्टी या सेल्फ प्लॉट सॉइल कहते किसको है? ठीक है, सेल्फ प्लॉट सॉइल, जिसे बहुत ज्यादा उलट पुलट करने की जरूरत नहीं है ना, उसे कहेंगे सेल्फ प्लॉट सॉइल। किसका राइट आंसर है? कपास की काली मिट्टी। अभी मैंने आंसर हिंट भी दे दिया था आपको, काली कपासी मिट्टी। जो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये हिंट होने वाला है कि आपके क्लासेज में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? देखो, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, किस तरीके की मिट्टी को कम सिंचाई चाहिए? सभी बच्चे तैयार रहेंगे अच्छे से और क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, उसके लिए ये जरूरी है, कम सिंचाई चाहिए, मृदा कम चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ठीक है, काली मिट्टी को कम पानी की आवश्यकता होती है। आपने नोटिस किया होगा, काली कपासी मिट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कपास, भले कपास रुई बनता है, उससे उससे सोख लेता है पानी, लेकिन उस मिट्टी को कम पानी चाहिए होगा। सेल्फ प्लॉट होता है, ज्यादा प्लॉ करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी से क्या उत्पादित होता है? बताइए जल्दी से। कपास की फसल के लिए, धान की, गेहूं, या किसके लिए? तो आप इस चीज को नोटिस करिए, ये आपके कपास की फसल के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले आप ज्योग्राफी में जाएंगे, आपको सारा कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, काली कपासी मिट्टी की खेती के लिए उपयुक्त है क्या है? उनमें जैव तत्व प्रचुर होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे, ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, दे आर रिच इन ह्यूमस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, क्या है भाई? इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, जैव तत्व प्रमुख मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। राइट आंसर बताइए कौन सा बच्चा है? वीडियो को लाइक करते चलना है और आप सभी को इसका राइट आंसर करते चलना है। 24 का राइट आंसर है सी। 24 का क्या राइट आंसर है? सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? 24 का राइट आंसर है सी। सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा है? जरा एक बार हमें बता देंगे कि हाँ सर सही है। उससे क्या होती है कि एग्जैक्ट चीजें पता चल जाती है कि हाँ भाई ये सही हम बता रहे हैं। 24 का ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो 24 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो, ये ह्यूमस में रिच नहीं होता, ह्यूमस जिसमें नमी हो, ह्यूमस रिच नहीं होता ये। ठीक है, आप देखते हो कि गर्मियों में दरारें फट जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहते हैं। इन लोकल लैंग्वेज ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड रेगूर सॉइल। इज इट करेक्ट?
Black soil is locally called रेगूर. According to Krabs, the रेगूर soil is essentially a mature soil. काली मिट्टी से उधर आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है. ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंशन टू मॉइस्चर. ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन. कौन से क्षेत्र में? हिमालय में क्या ब्लैक सॉइल पाया जाता है? महाराष्ट्र गुजरात वाले रेंज में पाया जाता है. तो इसमें जो पूछा गया है आपसे सवाल, उसका ध्यान रखिए जरा, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत, है ना. आंसर आपको करते जाना है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. बताइए, क्वेश्चन था कौन सा सही नहीं है. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई चाय कहां होता है? मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखेगा. आप सिर्फ कमेंट करते जाओ कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं समझ जाऊं. चाय की खेती के लिए चाय कहां होता है? दार्जिलिंग में. आप ये जानते होंगे. आप में से बहुत लोग दार्जिलिंग गए भी होंगे, घूमने गए हैं ना. तो जब गए होंगे तो वहां तो मालूम होगा कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है मिट्टी के लिए, है ना. बताइए, है कि नहीं? बलुई, हल्की चिकनी, भूरी या रेड, ब्राउन, रेड, येलो सॉइल. आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ये जानते होंगे. 26 का बी, भूरी, ब्राउन, रेड, येलो सॉइल. ठीक है, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ो ऐसा कि आपसे वो पूरी सवाल हो पाए. गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है. अच्छा, बांगर और खादर. देखो अलुवियन सॉइल, जब पहाड़ से नदियां नीचे उतरती हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? टी ब्राउन सॉइल. बहुत अविराट. अलुवियल नहीं होता है भाई, ब्राउन रेड होता है. कहां घूम रहे हो? अविराट. अविराट भैया कहां घूम रहे हो आप? नहीं, गलत नहीं बताना है. ठीक है, किसी भी हाल में गलत नहीं बताना है. गंगा नदी में बांगर मिट्टी पाई जाती है. और खादर, खादर जो है नए एरिया में पाया जाता है. जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है. जो भी निकालना चाहता है एग्जाम करता जाएगा. जो भी तरीका है आपके पास पढ़ता जाएगा. अगर चैप्टर पढ़ना हो तो चैप्टर भी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे अपने बैचेज में. ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना हो बताते जाओ. ठीक है ना. अबव द प्रेजेंट लिमिटेशन ऑफ द फ्लड. देखो फ्लड जहां भी आएगा वहां बांगर मिट्टी लग जाता है. उसी में बांगर में काफी चीजों की खेती होती है. चंबल की घाटी में खो खड्डों का निर्माण का कारण. द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेंस ऑन पिट्स ऑफ चंबल वैली. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन? स्प्लाश, रिल, सीट, गुली. अब चलो ये आप पढ़ोगे जब एनसीईआरटी तब पता चलेगा. चंबल में जो देखते हो ना गड्ढे टाइप ऐसे लंबे लंबे धारी वाले जो खंड खंड बने होते हैं जिसमें चंबल के डाकू छुपे रहते हैं, वो क्या होता है? फटाफट से बताइएगा. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक ही साथ मैंने क्वेश्चन क्रिएट करवाया. 10,000 रुपये आप पेमेंट करके आप आराम से ले सकते हो. काफी किफायती है. डिस्क्रिप्शन में या आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो हम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे. ये याद रखिएगा. ये किन किन बच्चों के लिए है? जो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट में आने वाला है, आपके जनरल जीके, स्टैटिक जीके, इन सब में आने वाला है. तो क्या कहते हैं? सीट या गली इरोजन, गली टाइप बन जाता है ना. तो 28 का डी, गली इरोजन. याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर. क्या मुझे लिखना पड़ेगा? 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा डी, गली इरोजन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है? बताइए, फटाफट से बताना है. मैं नंबर पे भरोसा नहीं करता. मुझे लगता है कि भाई जो पढ़ने वाला है वो पढ़े. गंगा की जलोढ़ मिट्टी मृदा की गहराई भूमि से कितने दूरी पे है? सभी लोग सेशन लाइक कर दो. ये बहुत, किस मिट्टी को कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरीज क्या होते हैं भाई? कोई बता पाएगा क्या? कैपिलरीज क्या होते हैं? छिद्र, छोटे छोटे छिद्र. आप लैंप, बचपन में सभी ने लैंप जलाया होगा. लैंप जलाने में, लैंप जलाने से दिया का जो तेल होता था, केरोसिन, वो कैसे पहुंचता था? आग तक पहुंचता रहता था, तभी तक तो जलता था. 29 और 30 दोनों के राइट आंसर जान लो. दोनों का ए होगा. यानी चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होता है. और इसका भी 6000 मीटर हुआ ना दमदार. अब आ जाओ क्वेश्चन. क्वेश्चन जो आपके काम का है, याद रखिएगा. ये चैप्टर आपको पढ़ के आना है. ठीक है, पौधों के, अगला सवाल है, पौधों के सबसे अधिक पानी, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी, बलुई, पासू. किस में मिलता है पौधों को सबसे अधिक पानी? अरे पौधों को तो पानी चाहिए ना भाई.
चिकनी MB 800 मीटर। चलो फटाफट से जो भी आप चल रहे हैं। चलो पौधों को सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन था, एक तो लोमी मिट्टी था 31 और 32, जो दोनों आपने किया है, कर रहे हो ना? चलो करते जाओ। 31 और 32। 31 का राइट आंसर है ए में क्या है भाई? चिकनी मिट्टी जो है ये प्लांट्स में जो पानी की अधिकता होती है, सबसे अधिक पानी इसी में मिलती है, चिकनी मिट्टी में, क्योंकि पानी ठहर जाता है इसमें। लूम यानी व्हाट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल्स, बालू का लोमी। अब लोमी सॉइल जो होते हैं यानी कि दोमट मिट्टी। अब दोमट मिट्टी क्या होता है? नदी किनारे आप कभी गए हो? नदी किनारे आप कभी गए होगे तो वहां पे ये दिखने को मिलता होगा, ठीक है ना? क्ले सॉइल। 32 का बहुत बढ़िया, MB और अविराट लगे रहो, फटाफट बनाओ। 32 का डी, थोड़ा जोर जगाओ यार सभी में, ठीक है ना? सभी में सॉइल पार्टिकल्स जो है लोमी में प्रेजेंट होते हैं, चिकना, क्ले, पासू सब होता है उसमें। कोई जमा हुआ मिट्टी होगा, कोई कड़ा मिट्टी होगा। क्या मन खत्म हो गया? मिट्टी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा दें? बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ो, सभी लोग आगे बढ़ते चलिए। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है? अलुवियल। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है? तो बताओ आप। 34। और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? 2 चीजें, लाल बलुई, काली या कछारी। ये 34 और 35 एक साथ बताना है, जो 34 बना लेगा वो बताएगा, ठीक है? बस चैप्टर खत्म होने वाला है। 10,000 क्वेश्चन खत्म करना है तो दिन भर में 500 क्वेश्चन पढ़ो, तभी जाकर के खत्म होगा। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है? 34 का डी राइट आंसर। 34 का डी, कछारी मिट्टी, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना? कछारी याद रहेगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? अलुवियल सॉइल। अलुवियल जो नदी बहा करके लाती है। दोनों चीजें नोट कर लो या देख लो, बना लो, फटाफट से बनाओ। ब्लैक सॉइल नहीं भैया, ब्लैक हर जगह नहीं है। ब्लैक तो बस गुजरात महाराष्ट्र में, वो भी महाराष्ट्र में ज्यादा है, गुजरात में तो फिर हर तरह के और भी सॉइल आने लगेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज हाईली अफेक्टेड फ्रॉम सॉइल इरोजन? मालवा, यूपी तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र, आंध्र कोस्टल रीजन, चंबल वैली। इरोजन क्या होता है? अपरदन जल्दी से बताना। MV, आप अपने नाम बताओगे। MB। 36 का राइट आंसर। 36 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया चल रहे हो बच्चों, मन लगा करके पढ़ोगे तभी रिजल्ट होगा। एक चीज याद रखना है कि कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, आप SSC दे रहे हो, इन सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, एक चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है, फिर मैं आपको और भी अलग अलग विषय हैं उनके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 36 का राइट आंसर। चंबल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये याद रखना है। 36 का राइट आंसर है डी। बहुत बढ़िया विराट। चलो अच्छा है, साथ में किया करो, क्योंकि देखो आप एक साथ करोगे क्वेश्चन, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको बाद में समझ में आएगा। अब फटाक से करते हैं। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स? रिवर्स के द्वारा कौन सा मिट्टी लाया जाता है भाई? ये तो बड़ा इजी सवाल है।
बताओ। तो जलोढ़ मिट्टी आता है, ये कौन बच्चा नहीं बता पाएगा? मिंटो, क्या बात है। आप अपना नाम बदल लो, वहां लिख लो मिंटो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चन जो है ना, जनरल नॉलेज के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेली आएगा। अगर चाहते हो कि 4 बजे से 6 बजे तक डेली आप ये करो कंप्लीट, 2 घंटे मैं हूं, 2 घंटे में 500 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप? अरे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि आपको 2 घंटे में 20 क्वेश्चन कराऊं और घंटी बजाऊं और चलता बनूं और बाकी सब पेड़ पेड़ वाले में चलाऊं, वो बात नहीं है। तो मिट्टी जो है अलुवियल सॉइल है। क्या जी? अलुवियल। सबसे ज्यादा यूरिया का लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। देखो यूरिया में क्या होता है, अब मैंने देखा है यार, यूरिया जो है ना बड़ा डेंजरस चीज है। यूरिया आप देखोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा उस यूरिया के चक्कर में, क्या हाल हुआ पड़ा है। अगर नहीं पता है तो प्लीज समझिए इस चीज को। अल्कलाइन हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, किस नेचर का हो जाएगा यूरिया? यूरिया से क्या होता है? 38 का बी, याद रखिएगा, एसिडिक हो जाएगा वो। देखिएगा मिट्टी में उजला उजला दिखने लगता है, नमक टाइप। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए, जलोढ़ मिट्टी की बात है ये मैं आपके लिए मेन कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहा हूं। आराम से पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और उसको कमेंट करिए, ठीक है? चलो पूरा क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ शंकुओं को समाहित होने के बिना निक्षेपण लक्षण क्या कहलाता है? इन रीड रीजन डिपोजिशन मेड ऑफ वेरी लार्ज अलुवियम कोन। अलुवियम कोन, जब अलुवियम मिट्टी होती है उसका कोन बन के डिपोजिट होता है, डिपोजिशन होता है, जमा होता है, उसको क्या कहेंगे? बजादा। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, सीधे रट लो इसको। मिट्टी में खारापन। अच्छा, मिट्टी में आपको बता दें, पूरे भारत में 2-4 तरीके की मिट्टी ही प्रमुख है। अलुवियम जो नदी वाले इलाके हैं, जहां नदी, वहीं उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है? एक काली मिट्टी हो जाएगी, एक लाल मिट्टी हो जाएगी, बालू टाइप दिखेगी। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान, द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कनिटी इन सॉइल। क्या होगा अगर मिट्टी ज्यादा में अल्कनिटी हो गई है तो क्या करेंगे उसे? ये हो जाएगा यूज ऑफ जिप्सम, जिप्सम यूज करेंगे। शायद ये आप लोगों को करने में दिक्कत हो रहा है ना? चलो आ जाओ। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टू मेक द एसिडिक सॉइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज। लाइम, अभी तो हमने कहा ये बता दिया है, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। अभी बताना, अम्लीय मिट्टी है, अम्ल है उसमें, एसिड है, बताओ जल्दी से। मिंटो कुमार, क्या हालचाल है मिंटो भाई? बजाड़ा। एसिड के लिए लाइम यूज होता है। भारत का सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र यानी बेसिक अब कहां होगा? समुद्र। याद करो, अभी मैंने बताया आपको नहीं, लेकिन अल्कलाइन एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य हो गया है अभी के टाइम में। मिट्टी की क्वालिटी बदल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। लावा मिट्टी कहां पाई जाती है? लावा। अच्छा, जहां लावा होगा वही तो बेसाल्टिक लावा सॉइल इज फाउंड इन। कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, सरयू पार मैदान में, शिलांग पठार में, मालवा पठार में। बताइए भाई। तो मालवा के पठार जो है ना, ये लावा मिट्टी से बने हुए हैं, है ना? दमदार क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म होने वाला है अभी, आ जाइए। आपके लिए बड़ा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके धुरंधर के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई, एक एक चैप्टर में उजमा लो अपने, इस 20 दिनों में कुछ करके दिखाओ जिससे आपका पीछे का जीवन बदल रहा हो सकता है कि आपके जीवन में घर माँ बाप बहुत परेशान है, माँ बाप बहुत पीछे पड़े हुए हैं, नौकरी लग जाए, आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपको दिक्कत है, काफी प्रॉब्लम परेशानी है, लेकिन इन सब से उठ के अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखना है। कल मैं एक जज की बात पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहना है। मतलब अगर हम अपने पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव हमारे बाहर निकलेगा। आप सोचो, हमारे दिमाग में तरह तरह की कहानी, उसकी ब्रेकअप हो गई, उसका झगड़ा हो गया, उसने इसको ऐसे काट दिया, मार दिया, ये सब कचड़े भरे पड़े हैं, तो ये मिट्टी वाला क्वेश्चन रहेगा हमारे दिमाग में? नहीं रहेगा। हम अपने दिमाग को रिजल्ट माइंडसेट का बनाना चाहते हैं, रिजल्ट चाहिए, वैसी हमारी एक मतलब इमेज बने, तो हमें तो उस तरह से अपने आप को देखना होगा ना। देखने के लिए तैयार हो आप लोग? एकदम तैयार रहो। तो स्टेट विथ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये तो बड़ा इजी सवाल है, साल्ट अफेक्टेड पूछ रहा है भाई, बताओ जल्दी से।
अरे पढ़ के आया करो, ये पीडीएफ बहुत महंगा थोड़ी ना है, ले लो, व्हाट्सएप नंबर सामने ही दिख रहा है। 46 के सी गुजरात में है। साल्ट कहाँ से बन रहा है भाई? गुजरात में ही तो सारा बिजनेस है। तो बिहारी जाके मजदूरी कर कहाँ रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। मैं भी बिहार से हूँ वैसे, लेकिन स्थितियां बदलेंगी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? प्लीज जाइए, नदियों वाला वीडियो पढ़िए, देखिए भैया, 10,000 MCQ करने पे जिंदगी बदल जाएगी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से सहायक नदी कौन है? दामोदर की, बराकर, जमुनिया, इंद्रावती, बारकी, बोलो। तो ये इंद्रावती नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर नदी, इंद्रावती है, ठीक है ना। चलो, आपसे 2 क्वेश्चन मैंने पूछा था सुबह में। एक सुबह के स्टैटिक जीके का वीडियो, मतलब करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके था। 2 क्वेश्चन पूछा था। एक तो साउथ की गंगा किसको कहते हैं? तो वो कृष्णा नदी को कहते हैं। और सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो कौन नदी है? सबसे लंबी नदी बताइए। वो है आपकी साउथ की, पूरे भारत के लिए गंगा 2525, लेकिन साउथ की सबसे लंबी नदी। चलो, तो अब बताइए कि 48 क्वेश्चन आपने किया। अब चलते हैं, थोड़ा मिजाज बदलते हैं जनाब के। पॉलिटी में आइए जनाब, है ना। पॉलिटी में कथन वाले जो क्वेश्चन हैं उसको वीडियो पॉज करने के लिए मैं देता हूं। आत्मा झकझोरने वाले सवाल हैं। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पॉलिटी के MCQ शुरू हो गए हैं। सिर्फ स्क्रीन पे प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, ये याद रखना। आप जल्दी से करिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी पूरा करना है। 50 क्वेश्चन खत्म। क्या फायदा आपके तैयारी करने का? 50 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आ रहे हो, आपके तैयारी करने का कोई फायदा है क्या? नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं भाई कि पटना वाले हो या दिल्ली वाले हो, कहीं तैयारी करो आप। आपको ये क्वेश्चन की जरूरत है ना। मैंने इतने एग्जाम निकाले, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला है रिसेंट में, ऐसे तो बैठे बैठे नहीं निकाला है भाई। एक कहावत है कि धूप में तो बाल सफेद नहीं किया ना, तो वही बात है। बाल जितने भी ये सफेद किए हैं वो तो ऐसे नहीं किए हैं। चलो, अब बताओ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? अभी तक इसको आंसर पता चल गया होगा आपको। ये राइट आंसर है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, राजनीतिक जो है आपको आजादी देता है, अधिकार देता है, पॉलिटिकल फ्रीडम देता है या राइट देता है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। डी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ भैया, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग। लेकिन यहां पे आपको स्टेटमेंट देखना होगा बड़ी ध्यान से, इसको थोड़ा स्किप करेंगे हम लोग। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना, इंप्लीमेंट गांधी जी आइडिया फॉर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्टेट, चेक द यूज ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स बाय द गवर्नमेंट, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये हुई ना बात, बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो आप लोग कम से कम समझ तो रहे हो बात। आपको सब्जेक्ट बदलने का मन हो बताइएगा। चेक द यूज ऑफ आर्बिट्ररी पावर, प्रमोट वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड सोसाइटी। चलो, तो 6 का ए किसने किसने कहा है? बहुत सही आंसर है 6 का ए। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक बूंद से पूरा घड़ा भरता है। कभी सुना है आपने कि एक ही बार बारिश हो गया और घड़ा भर गया? ना जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? राज्य का नीति निदेशक तत्व संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अविराट और
आपने नाम बताया था एमबी अपना मिंटू बाबू। आओ मिंटू बाबू, क्या बात है मिंटू बाबू, गजब। हमारे तरफ की भी एक मिंटू बाबू हैं, बड़े अमीर हैं भाई। चलो 8 नंबर, स्टेट दैट फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ इन मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मेकिंग ऑफ लॉ। कौन सा सही नहीं है? जब भी ऐसा सवाल आए आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं है, आंख खोल के करिए, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, ये याद रहे, सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। आप सबसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक करेंगे यही बेनिफिशियल होगा। अच्छा, जो पटना लॉ कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रहने वाला ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से अगर हो जाता तो आजकल के एग्जाम थोड़ी ना किसी के छूटते। तो आपको 8 में ए इज द राइट आंसर। ए और बी देख लिया आपने, ये तो ठीक है। अब बी देखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य की नीति गणतंत्र संविधान के अधीन ध्येय रूप देते हैं ये। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अच्छा, डीपीएसपी का प्रेसिडेंस है क्या, महत्व ज्यादा है फंडामेंटल राइट से? बताओ जरा, कोई बच्चा है जो बता दे इस चीज को? कोई भी बच्चा है जो इस चीज को बता दे? नहीं कोई बता सकता है? सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। नहीं, किसी भी हालत में डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के आगे नहीं लाया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स। कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है, मतलब देखो, लेकिन अब बहुत रेयरेस्ट केसेस में बैलेंस करके चलना है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये निर्देश है, लेकिन जनरली आप इन्फोर्सिएबल कोर्ट्स में नहीं जाओगे। जैसे कोई डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी के तहत कोई योजना चल रही है और आप चाहो कि उसमें चले जाना, पॉलिटी का ये चैप्टर पढ़ के आना, आज होमवर्क दूंगा मैं, कल इतने सारे कुछ चैप्टर आप पढ़ के आओगे, है कि नहीं है? सो वन मैन आर्मी बनिए, एक ही आदमी से पढ़िए, एक ही चीज पढ़िए और निकालिए, उस सब्जेक्ट में तीर मारिए। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आपको एक चीज मैं बता दूं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स्ड नहीं होगा, अगर बहुत रेयरली आ जाए ऐसा मौका तो, ठीक है। तो चलो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अगर कहीं सी इज रॉन्ग, यस सी इज रॉन्ग, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन है, मान लो धन जमा है, तो किसके खिलाफ में ये है? एक एक बच्चा जुड़ेगा भाई ग्रुप से। तनव्वुर राणा जो है, चलो किसने किसने जवाब दिया? अंजलि रे 10 का बी। धन केंद्रीकरण किसका हो गया? अच्छा, धन आप जमा कर रहे हो, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होगा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। देखो, तो अगर धन आप जमा कर रहे हो तो मतलब ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आप वेल्थ बहुत ज्यादा इतना नहीं जमा कर सकते हो। देखो, नेचुरल रिसोर्स सबके पास सेम है। आपको एक कहानी बताता हूं मैं। कोई भी बिजनेसमैन, आप कहते हो ना बिजनेसमैन इतना टैक्स देता है, बहुत काम करते हैं, वेलफेयर करते हैं, कोई बिजनेसमैन वेलफेयर करने के लिए थोड़ी ना बैठा है।
उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट बनाए। इसमें वो बहुत सारे इलीगल काम करता है भाई, व्हाइट कॉलर क्राइम, आप समझ रहे हो ये सारी चीजें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर। इसी में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बचाना है। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपको पीछे क्वेश्चन दिख जाएगा, जल्दी से देखिए। मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? बताइए, पढ़िए आराम से। डायरेक्ट जो हिंदी वाले हैं हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले हिंदी में, इंग्लिश में बढ़िया कंटेंट लिखा हुआ है। क्या सही है? एक ही सही होगा। डीपीएसपी कांट बी गिवन प्रायोरिटी इन एनी सिचुएशन ओवर फंडामेंटल राइट। तो ठीक है, ये मान के चलते हैं ठीक ही है। इसके कुछ क्लॉज है बट ये ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज गिवन इन प्रायोरिटी, ऑलवेज। एक कह रहा है कांट, एक कह रहा है ऑलवेज। फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। चलो, सबसे ज्यादा इनमें सही कौन है? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जगन्नाथ। Fundamental rights are always given priority over directive. In some cases, priority is given to directive principle over fundamental rights. अब इनमें सबसे सही कौन है? जो भी बच्चा बताएगा वो स्वर्ग लोक जाएगा मरने के बाद भाई, अभी नहीं। बता दो, बता दो। चलो, जो बच्चे स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ले रहे हैं उनके लिए बड़ी वो वाली बात है कि भैया संभल के सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी बच्चा हड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना। सीओ क्यूपी 11 वाले हो या एचयू क्यूपी 21 वाले हैं, जो भी मॉक में दूंगा ईमानदारी से करेगा, है ना जी। सबका ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया, जो लोग पेमेंट करके भेज रहे हैं ऐप पे जाके तो परचेज कर ही सकते हो। आ जाओ यार, पढ़ते हैं, रिजल्ट देते हैं यार, आ जाओ यार, रिजल्ट देते हैं। सीधी बात याद रखो, 4 बजे से तैयार रहो। मैं अपना नंबर, ये दिख रहा है ना, मेरा नंबर है, ठीक है। मुझे कॉल करके जगा दो 3:50 में। मेरा एक है, खाना खाने के बाद मैं 10-20 मिनट ही रेस्ट करता हूं, लेकिन रेस्ट करता हूं क्योंकि सुबह से बहुत 6 बजे से काम करता हूं दिन तक। तो माइंड को अगर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए 5-7-10 मिनट की तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 बजे से दबा के सेशन लेंगे, है ना। सर मैं ऐप को आपको एसएमएस किया था, ओके ठीक है। किसके बारे में बताओ आप, बताओ। तो सी इज द राइट आंसर। किसी ने डी कहा है, सर इन सम केसेस प्रायोरिटी इज गिवन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन आप सी और डी में कंपैरिजन करो, इन सम केसेस में तो ये सही है, लेकिन सी ज्यादा सही नहीं लग रहा है। ऑलवेज फंडामेंटल राइट्स को करेंगे, ऑलवेज ये लिखा गया है। देखो, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और बाकी के प्रोसेस में देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी। बोलो ना समझ में आए तो बोलो बाके बिहारी की। तो डी इज द राइट आंसर, जिनका है वो सही है। चूंकि इसमें ये बात निहित है, मैं सबके चेक कर रहा था मैसेज, ये बात है। देखो, ज्यादातर केसेज में फंडामेंटल राइट ऊपर रहेगा हमेशा, उसकी ही बात मानी जाएगी। लेकिन किस केसेज में होगा, तो ये बात तो इसमें दिखा रहा है ना ये, लेकिन ऑलवेज परेशान कर रहा था। इसलिए 12 क्वेश्चन आ जाओ। 12वां क्वेश्चन भाई मेरे, देखो आपको बता रहा हूं, पीछे हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। हम फंडामेंटल राइट और बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए थोड़ा देखिए, झांकिए अपने आप को कि कितने पीछे रह गए आप। ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा हूं आप पीछे रह जा रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ, चीजों को समझो क्यों है वो। अब आ जाओ, वर्तमान में किस नीति से तत्व को मूल अधिकारों को प्राथमिकता प्राप्त है? ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओनली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B एंड 39C। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, किसमें भाई?
अच्छा, आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, मटेरियल चाहिए तो आप आराम से हमें मैसेज कर दो, आप पेमेंट कर दो, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए ही है। ग्रुप में ज्वाइन कर नहीं लिए, अच्छा मटेरियल के लिए, ठीक है, अभी मैंने भेज दिया आपको। आपको COQP11 का मटेरियल चाहिए है ना, मैंने आपको भेज दिया है, याद रखिएगा आपने कब किया है, ये चीज़ का ध्यान रखो। ओके, आपने कल ही किया था, मॉक टेस्ट के लिए किया है ना आपने। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के, जो बच्चे पेमेंट के लिए चाहते हैं, आई विश मॉक मॉक के लिए तो मैंने दे दिया है। कौन सा ग्रुप है, प्लीज़ एक बार और मैसेज कर दो अगर मैंने नहीं भेजा है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर रहे हैं ना। हेलेना स्टफ बी, नन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B एंड 39C। अरे सोच समझ के जवाब देना है भाई, बताओ जल्दी से। यही होगा, 39B क्या है एंड 39C क्या है, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा सा डिटेल भी देखना है, प्रैक्टिस तो करके आओ ही। ठीक है, व्हाट इज आर्टिकल 39B एंड 39C, कोई बता पाएगा? थोड़ा डिटेल करो। देखो, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड। मतलब मान लो भाई किसी गांव में एक ही जमींदार है, वहां 200 लोगों के पास पैर रखने तक का जमीन अपना नहीं है, वो दान के भरोसे जी रहे हैं। ठीक है, ये 39B है। और एक और है 39C, कहता है द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब वही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ही मामला है, तो फंडामेंटल राइट को बीच में नहीं लाएंगे यहाँ। अब आ जाओ भाई, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? फंडामेंटल राइट शासन के लिए, ये बताइएगा। शासन, और शासन में क्या जरूरी है भाई? जनता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट? तो शासन के लिए, जनता के लिए तो कंसिडर करके नहीं करना आप। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना हो तो आज देखते हो ना, इतने वेलफेयर हो रहे हैं, अनाज मिल रहा है फ्री में, आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये सब मिलना बंद हो जाएगा। मुझे भी आपके ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है माय डियर, आप ज्वाइन हो लो। जो पेड वाले बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप है, आपको ओनली पे करना है 449, आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल 10,000 MCQ 15 बुक। ये ऑफर सबके लिए है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, रिजिड, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो क्या है जस्टिसिएबल? मतलब जस्टिस ले सकते हो आप। नॉन जस्टिसिएबल, फटाफट से बताइएगा। आप अपनी चीजों पे ध्यान दो, नहीं तो दूसरे चीज तो ध्यान भटकाने के लिए है ही। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। श्रेया प्रधान 14 का बी। देखो, नॉन जस्टिसिएबल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, यही तो अंतर है दोनों में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 का, मजा आ गया ये क्वेश्चन देख करके। हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950 एज। अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अंजलि रे, मिंटो, श्रेया प्रधान 15, और जिनका 15 हो जाए वो 16 भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, 16 के ऑप्शन बड़े हैं, कोई नहीं, फटाक से करो। यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि 1935 के एक्ट में
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। किसको किसको याद रहेगा? अब कहोगे सर इसका हिंदी बता दो, नहीं, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब जस्टिस हर बार नहीं मांग सकते आप। अगर फंडामेंटल राइट और उसमें कंफ्लिक्ट हो जाए तो फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? प्रोविजन कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। चलो ये तो सही है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। और आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये सही है, दोनों सही हो गया। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तीसरा भी सही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एज एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री। अरे बाप रे, इतना भयानक सच! क्या इसका ये उद्देश्य है? कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना है? कौन बताएगा? कौन ऐसा बताने वाला है भाई? कोई तो होगा जो बताएगा। डी इज द राइट आंसर। श्रेया प्रधान, वाओ। चलो, कैपिटलिस्ट बनाना है हमें, सोशलिस्ट तो हम हैं, अब तो मिक्स इकोनॉमी है हमारा। इकोनॉमी दो तरीके के होंगे ना, लेकिन मिक्स है हमारा, दोनों है हमारे में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट? मस्त क्वेश्चन है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अरे आ जाओ भाई, थक गए क्या सब लोग? लग तो रहा है सब बच्चे थक गए। अरे लाइक भी कर दो तो बस हो गया फुस। सारे विचार आचार गायब हो गए आपके। अभी तो बहुत करना है पढ़ाई। कैसे होगी भाई, कैसे होगा आपका लड़ाई? अभी तो बहुत करना है पढ़ाई। ऐसे आप लोग करोगे? रोहिणी दरवाजा, क्या बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लो आप लोग। मॉक बड़ी जरूरी है। जो भी बच्चा चाहता है ना मॉक लगातार करवाया जाए, वो कांटेक्ट में रहेगा हमेशा, चैनल पे अलर्ट मोड में रहेगा। कल फिर से मॉक टेस्ट आपको करवाने वाला हूं सॉल्व, ठीक है? चलो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट चैलेंज? कौन है भाई? 17। अब देखो, अब फास्ट वाला चलेगा क्वेश्चन। 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का सी इज द राइट आंसर। 37 में ये बात किया गया है, ठीक है? थोड़ी सी इसकी झलक है। अब चलो आ जाओ आप अपने साइड के क्वेश्चन। सभी को ठीक लग रहा है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। 18 और 19 एक ही साथ दो क्वेश्चन निपटा डालो। चलो, अंडर हाउ मेनी आर्टिकल्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंशन्ड? बड़ा इजी है यार, कहां से कहां तक है आर्टिकल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? कोई बता सकता है बच्चा? बताइए जरा, कोई भी बच्चा बता सकता है क्या? चलो, 18 नंबर क्वेश्चन। सर पेड ग्रुप में करंट अफेयर्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, भेज देता हूँ, जैसे क्लास खत्म होता है भेज देता हूँ। 36 से 51 इज द राइट आंसर। 18 का ए, एमबी अभी तक किया। 36 से 54 नहीं भाई, 36 से 51। देखो आपको बताता हूँ, सुनो समझो। 1 से 4 जो है बेसिक चीजें हैं भारत के बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट, ये सब। 5 से 11 सिटीजनशिप, ठीक है ना? 5 से 11, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से 51 तक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 51 ए में क्या है? 51 ए में, अरे भूल गए क्या आर्टिकल? अरे बच्चा लोग भूल गए आप लोग आर्टिकल? बताओ जरा, आर्टिकल भूल गए क्या? लग तो रहा है कि आप लोग भूल चुके हो आर्टिकल, किसी को याद नहीं है। क्योंकि आर्टिकल याद रहती तो ये हालत तो नहीं रहती आपकी। किसको किसको याद है 51 एक में क्या है?
बताओ 51(1) में क्या है सर? इस 51 में ड्यूटी है, या बात तस्य पांडे, बहुत सही जा रहे हो तस्य। रिजल्ट आपके कदम चूमेगी, माँ बाप देख करके खुश होंगे, वो समय याद कर लो, यही वो चीज है जो आपको रिजल्ट दिलाएगी। कोई भी चीज जब छोड़ने का मन करे ना, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई छोड़ने का अभी मन होता है सबसे ज्यादा, याद करना ये क्यों करना है, रिजल्ट लेकर के रहोगे। ठीक है, अब कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव है। 19 नंबर क्वेश्चन पहले कर लो, एक बार में एक ही क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, याद रहेगा ना? अरे याद करेगा जमाना, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये याद रखिएगा आप, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाना, रिलीजियस स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सेक्युलर स्टेट, क्या उद्देश्य नहीं है? बताओ आप। जल्दी बताइए। कौन कौन है देखे जरा। तस्य, श्रेया, रिलीजियस, नॉट पूछ रहा है, रिलीजियस थोड़ी ना बनाना है हमें, रिलीजियस बनाना है क्या? नहीं जी, रिलीजियस नहीं बनाना है हमें। चलो अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, चलो 20 नंबर और 21 नंबर एक साथ जो कर लेगा, मान लूंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। जल्दी करिएगा, जल्दी, मैं नीचे हो गया हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। समझ में आया या नहीं आया? बताइए जल्दी से। Which part of constitution, idea of welfare state, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या प्रियम्बल, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है? बताइए, तो वेलफेयर स्टेट हमारा कौन सा होगा? डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं पे है।
द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये भी 21वां वाला भी वही बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये बढ़िया है ना। ऑब्जेक्टिव बताइए 21 और 22, मात्र 30 से 40 सेकंड में। कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ये मौका हर बार नहीं आएगा, याद रखिए। ये फिर साल भर, और साल भर के ताने सुनने हैं। अगर चाहते हो कि साल भर ताना ना सुने, तब तो यही मौका है अपने अंदर के स्किल टैलेंट को पहचानने का। सही बोल रहा हूं कि नहीं, बताओ। अगर आपके रिजल्ट नहीं होंगे तो क्या आप ताने नहीं सुनोगे? ऊपर वाले का 21 का तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही होगा, और 22 का बताइए। हर्षित सिंह, क्या हाल है हर्षित? तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? टू इंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, वेलफेयर का क्या मतलब होता है? आप अपने अपने स्टेट में देखो, विधवा पेंशन मिलता है क्या? या जो महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन सरकार दे रही है इस बार? क्या दे रही है कि नहीं, बताओ जरा। कोई बच्चा इससे असहमत है क्या? दे रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर। अच्छा, सबको तो आप खुश नहीं रख सकते हो, ये तो मानते हो आप लोग, है कि नहीं? चलो अगला सवाल आ जाते हैं। Which among the provision Constitution of India fulfilled by National Social Assistance Program? सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम क्या था? चलो ये पढ़ के आप लोग करोगे। बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आराम से देता हूं पढ़ने। 36 25 नंबर आओ सीधा। 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उन धाराओं की पहचान करें जो गांधी जी के हैं। वाह क्या बात है। गांधी जी वाला कौन है? ग्राम पंचायत, है ना जी? अरे गांधी जी का कौन है? ग्राम पंचायत। भूल गए क्या आप लोग? आर्टिकल 40 है या 44 है ग्राम पंचायत का? जरा एक बार बता दो, कोई भी बच्चा देख लूं जरा, चेक तो हो जाए किसमें कितना है दम। बताओ जल्दी से। गांधी जी का याद करो, है ना? इंटॉक्सिकेशन 47, दारू नहीं पीना है। अभी भी ऑप्शन है आपके पास, मान लो और आंसर इसका कर दो। आंसर इसका कर दो, आपके पास मौका है। 37, 40, 49, 37। चलो 40 जिसमें है वो तो पहला आंसर होगा, तो बी तो छट गया। 40 और 47 दो चीजें मैंने बता दी। 48, 40, 50, 50 वाला डी। 40 में ग्राम पंचायत है। 44 तस्य पांडे, मिंटो, श्रेया। क्या बात है। 48 बता दो, अगर इतनी ही बात है तो 48 और 50 बता दो। 45, क्या बात है। आरक्षण, कौन कौन आरक्षण है भाई 45 वाले? 40, 45 और 48, तीन चीजें बताइए जल्दी से। तीन चीजें आपको बतानी है, सभी लोग तैयार रहेंगे।
40, 45 और 48। चलो, नॉट श्योर अबाउट दैट। म्यूनसिपालिटी ना भाई। राइट आंसर कौन होगा 25 का? टाइम ज्यादा लगा, मतलब ये चैप्टर आपको तैयार नहीं है। डी ही राइट आंसर होगा। राज्य के निषेध तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? सोशलिस्ट, लिबरल, कौन कौन से भाग में बांटे गए हैं? गांधीयन या ऑल ऑफ द अबव? इन्हीं भागों में बांटे गए हैं ना, कुछ गांधीयन है, कुछ सोशलिस्ट है, कुछ लिबरल है। 27 आ जाओ आप लोग। 27 नंबर राइट आंसर करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने ये कहा था, जिसका पेमेंट डिपेंड करेगा भाई बैंक के स्थिति पे। यही तो हो रहा है ना, कुछ राज्य कुछ पेंशन दे रहे हैं, कुछ राज्य कुछ पेंशन दे रहा है ना? जल्दी से बता दो। तो डी इज द राइट आंसर, केटी शाह इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एलिमेंट एज अ चेक हुज पेमेंट डिपेंड ऑन कन्वीनियंस ऑफ द बैंक? केटी शाह ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर बोलोगे आप लोग तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, आपकी मर्जी पे। अगर कोई नया चैप्टर पढ़ने का मन हो तो बताइए। चलो ये पेज खत्म कर लेते हैं 30 तक। अच्छा ये आ जाओ आप। एक चीज है यहाँ पे 28 नंबर, किसने कहा था? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ जल्दी से। हाँ जी, कंप्यूटर भी होगा तस्य। अरे आप बोलो बाबू, शुरू करेंगे यार। 30 तक पहुंच के खत्म करते हैं। तो ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। 29 और 30 एक साथ खत्म कर दो। निम्नलिखित किसने किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था कहा है? नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनूठी व्यवस्था। जल्दी से बताओ। 29 नंबर और 30 नंबर खत्म करो कहानी। क्या बात है बी आर अम्बेडकर, वाह। 29 के डी और 30 का भी डी। बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नोबल फीचर। सोल कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एन ऑब्जेक्टिव टू एडवांस द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? है ना, ये एडवांस प्रिंसिपल है। किसने कहा था बताइए? किसने कहा था? रजनी कोठारी ने। चलो कंप्यूटर वाले बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन बच्चे हैं जो कंप्यूटर पढ़ना चाहेंगे? कंप्यूटर कौन कौन से लोग हैं भाई? या कोई और सब्जेक्ट बता दो। और कंप्यूटर का कौन सा चैप्टर? इतने चैप्टर आपको यहां दिख रहे हैं, आप बता दो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। जल्दी से, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, फटाफट से। कौन सा चैप्टर पढ़ना है बता दीजिए, सामने दिख रहा है आपको।
चलो तो देख लेते हैं भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। आशीष बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैम आएंगी लाइव, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो तो। अरे यार कंप्यूटर प्रोग्राम, भैया कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कहां हो आप? किसने कहा आपको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6। चलो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है चलो आपको बताते हैं। आपको भगवान ने जब बनाया होगा तो धीरे धीरे मम्मी पापा भाई बहन कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं, तभी जाकर के आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग ऐसा हो गया है जैसा आज आप दिखते हो। ओके 102 एक्चुअली है ना बच्चों? तभी आपकी प्रोग्रामिंग। अच्छा बीटेक आशीष, तो आपको कंप्यूटर पहले तो बीटेक करना है तो कंप्यूटर साइंस से करना है या कोई और सब्जेक्ट से? आशीष आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ये लिंक दिख रहा होगा आपको 7052529525, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको बीटेक वाले ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको सब्जेक्ट कौन कौन से करने हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। केमिस्ट्री से मैम एमए कर रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस को लीड करेंगी वही, ठीक है ना? ठीक है चलो आ जाओ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे आएंगे। आपका जैसा प्रोग्राम होगा रिजल्ट वैसा ही होगा, ये बात मान के रखिएगा। कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है जी, हाँ जी यूट्यूब पे ही है, पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है। श्रेया प्रधान कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नहीं मिला है? पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं मिला है तो काइंडली ढूंढने की कृपा करें। आपको बीटेक करना है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का तो पहले नॉलेज रख लो। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी हो या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? कमांड लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक औपचारिक भाषा है, पहले तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉर्मल, यूज्ड टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज एंड ऑफन यूज्ड इन डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलो सो इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है? विच ऑफ दिस इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? पास्कल, पर्ल, HX86, सी और वो दो का बी। पर्ल जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट अगर आपको करना हो तो ये यूज करोगे। एक डॉक्यूमेंट को एक तरीके से व्याख्या करने के लिए उपकरण, अ ग्रामर फॉर annotating a document in a way that is synthetically distinguishable from the text such as HTML, like HTML। क्या होता है? डिस्टिंग्विश करता है ये अलग अलग भाषाओं को, तो कुछ तो होता होगा। एक डॉक्यूमेंट को एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण, जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML, क्या कहते हैं उसको? जल्दी से बताओ, कंप्यूटर शुरू हो चुका है तो, सॉरी मशीन लैंग्वेज, तस्य ए बी।
जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग, और शाम में 4 से 6 अगर आप तैयार हो तो मैं तो तैयार हूं। क्या है, ये भी मशीन लैंग्वेज ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म है, ठीक है। बट ये मशीन लैंग्वेज के एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। 4 देखो, अगर टफ लग रहा होगा तो बता देना भाई, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन है टफ चैप्टर, बिना पढ़े आप कर नहीं पाओगे। और आई थिंक इतना टफ नहीं पूछेगा आप में मार्कअप लैंग्वेज। वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज दैट एक्सप्रेसेस द प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट सच एज CSS इज कॉल्ड। अब यहां याद रखना CSS है, तो 4 का राइट आंसर स्टाइल सीट लैंग्वेज CSS है, ठीक रहेगा ना। नहीं नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए। थोड़ा प्रयास करिए आराम से। चलो